नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634 पर आप सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला ने जी बिजनेस से आज खास बातचीत में कहा कि एग्री सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एग्री लोन का लक्ष्य कोरोना की वजह से ज़्यादा दिया जा रहा है। पूरी बातचीत में उन्होंने क्या क्या अहम बातें कही हैं, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला साहब। खास बातचीत के लिए जी बिजनेस के साथ जुड़े हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिंताला साहब, जी बिजनेस पर वक्त देने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, और आपको सबसे पहले बधाई कि आपका 48th फाउंडेशन डे है नाबार्ड का, और इस बार की आपने थीम रखी है रिजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एमिडेस्ट पैंडेमिक। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस थीम के पीछे आपका मकसद क्या है और इस थीम के तहत अब आप एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या कुछ नया करने जा रहे हैं। पहले धन्यवाद फॉर दिस शो। और आज हमारा 40th फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन हुआ और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू 50th फाउंडेशन डे आल्सो इन द नेक्स्ट 10 इयर्स। और आज का थीम रेजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पोस्ट पैंडेमिक। आपको मालूम है पैंडेमिक का टाइम में पिछले साल से अभी तक लगातार देश में इतना नुकसान हुआ और लॉकडाउन भी हो गया, ये सब हो गया, लेकिन लास्ट ईयर पूरा साल में दूसरा सब सेक्टर्स में थोड़ा घाटा हुआ था, लेकिन एग्रीकल्चर वाज परफॉर्मिंग सो वेल क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ सीजन पॉइंट और मोरओवर लास्ट ईयर मानसून वाज सो गुड, सो इसका वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस वाज नॉट अफेक्टेड एट ऑल। लेंडिंग का करने का पहले ब्याज का दर कम करने के लिए आपको मालूम होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, तो उसका माध्यम से नाबार्ड ने कोऑपरेटिव बैंक RRBs का ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का हम थ्रू दैट वी विल डिस्पेंस द क्रेडिट, वो सबवेंशन अमाउंट है। उसका वजह से आजकल इंडिया में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण का लिमिट तक सिर्फ 4% का ब्याज ही होता है, और ये सब करने में नाबार्ड और दूसरा बैंक को भी अपना काम कर रहे हैं। तो और ये एक काम है विशेष रूप से हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। लेकिन दूसरा बताया था फार्मर्स को दूसरा क्या काम हो सकते, क्योंकि अगेन जैसा मैं बताया था लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, उसका सिंचाई का प्रावधान करना है या ऐसा कुछ ड्रिप इरिगेशन करना है या गाय बकरे खरीदने हैं, कुछ भी हो, ये सब के लिए भी हमारा एक लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस पर कैपिटल फॉर्मेशन करके उसमें भी हम विशेष रूप से बहुत कम ब्याज में बैंकों को पैसा देता है, तो बैंक इंटर्न ये सब बेनिफिशियरीज को पास ऑन करता है। और आप जो पूछा वो सही है, तो नाबार्ड का स्कीम्स को कैसा फायदा उठाएंगे। नाबार्ड की एक्चुअली डायरेक्ट फाइनेंसिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन नाबार्ड का रिफाइनेंस की वजह से हर एक बैंक ने एक फायदा उठा के लोगों को सस्ते में पैसा देता रहता है क्रेडिट का। और इसमें हमारा DDMs एक्चुअली नाबार्ड का हर जिले में देश में हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं। ये DDMs उधर का में भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी, बैंकों से भी और गैर गवर्नमेंट का संस्था से भी पूरा काम करता है, MFI से, NGO से, सबसे। और जो एक्चुअली हम काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का में भी नया चीज है, वो सब ऐसा फार्मर्स का पास लेके जाने का बहुत सा हमारे पास एक ना में भी फाइनेंशियल लिटरेसी का भी स्कीम है, नहीं तो एक SHG का स्कीम है, JLG का स्कीम है। ये सबका माध्यम से सब फार्मर्स को या महिलाओं को हमारा स्कीम्स का बारे में जानकारी देते रहते हैं, और उससे वजह से तो हमारा DDMs ने सबको बैंक में भी जुड़ने का काम भी करता है। और ये 2-3 चीजों का वजह से एक्चुअली नाबार्ड का जो भी स्कीम है सब फार्मर्स को और ग्रामीण महिला को पता ही चलता रहता है और वो फायदा भी उठाता है।
तो ये थे नाबार्ड के चेयरमैन जी.आर. चिंताला साहब, जो बता रहे थे कि आगे एग्रीकल्चर को लेकर के क्या कुछ नई योजनाएं हैं और कोरोना की जो मार पड़ी है खेती के ऊपर, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है नाबार्ड की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। और सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का माहौल बना हुआ है। MCX पर सोना 47,700 रुपये के करीब है। चांदी में भी कमजोरी आई है, 69,000 के नीचे आ गया है। और गोल्ड में इस वक्त 200 रुपये के आसपास की गिरावट है और चांदी के दाम भी यहाँ पर नीचे आए हैं। तो अब मेरा इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेहता जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही, और इनफैक्ट मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत पहले ये बात कही थी कि गोल्ड के दाम अभी और नीचे आएंगे और तेज़ी टिकना भी मुश्किल है, और ये हो भी रहा है। गोल्ड में जो भी तेज़ी आती है वो तेज़ी टिक नहीं पा रही है। तो आखिर सर गोल्ड में ऐसी कौन सी दिक्कत है अभी जिस वजह से मार्केट की ये तेज़ी टिक नहीं पा रही है? देखिए, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो गोल्ड को कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जो लोगों का ध्यान अभी भी डॉलर की तरफ ही है और इक्विटी मार्केट और दूसरे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं या फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उसी की तरफ हैं। गोल्ड में यदि एक बड़ी तेजी आनी है तो उसके पहले गोल्ड को बहुत सब्सटेंशियली नीचे आना पड़ेगा, और उसी के बाद में यहाँ से ये ट्रिगर होगा। मैंने पहले भी कहा था $1923 इसका एक ऊपर का सपोर्ट है। वहां से अब आप देखिए लगभग $1800 तक आ चुका है। ये हो सकता है कि एक रेंज वापस 1855 या 60 तक वापस बनाए, जो कि बहुत ही मुश्किल है हालांकि ये बनाना। लेकिन ओवरऑल मुझे गोल्ड में काफी मंदी नजर आती है। गोल्ड नीचे ही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जिस तरह से जैसे जैसे हम कोरोना से उभरते जा रहे हैं, वैक्सीन लगती जा रही है, इकोनॉमी पटरी पे आती जा रही है, और अभी ऐसी कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन भी नहीं है, तो गोल्ड क्यों बढ़े आखिरकार? तो इसी वजह से गोल्ड लगातार धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। मेरा मानना ऐसा है कि इंट्राडे में आप बिल्कुल कोई भी सौदा कर सकते हैं। इंट्राडे में 400-500 रुपए तो आजकल ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल आपको वेट करना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये वेट भी काफी लंबा होगा। और मुझे लगता है कि एक बार गोल्ड वापस नीचे में तकरीबन $1680 तक वापस नीचे जरूर आ सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि $1680 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड आ सकता है। वैसे मेहता जी, आपके मुंह से गोल्ड में मंदी की बात तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी चलिए आपकी राय है। तो आप बताइए सर कि अगर $1680 का लेवल हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखेंगे, अभी $1800 के आसपास है, मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से करीब $125 तक की गिरावट गोल्ड में आ सकती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। MCX पर 48,000 के नीचे है भाव, तो MCX पर कितनी गिरावट हम देख पाएंगे और MCX पर क्या लेवल देख पाएंगे अगर वहाँ 1680 तक आता है तो? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि रूपी के अंदर थोड़ा सा रूपी और वीक होगा, और ये सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये जो 48,000 का भाव अभी हमें दिखाई दे रहा है इंडियन मार्केट में, ये भाव लगभग 46,000 या 46,200 के आसपास ये प्राइस जरूर आना चाहिए, और वहां से वापस एक बड़ा ट्रिगर होगा और गोल्ड अपनी एक नई तेजी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन उसके पहले उसमें एक कंसोलिडेशन जरूर होगा। हाँ, इंट्राडे ये 1850 या $60 तक भी जा सकता है। ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ओवरऑल लोगों को वेट करना चाहिए नीचे में बाइंग के लिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में इंडियन मार्केट में भी गिरावट आएगी और 46,000 के आसपास भी आपको गोल्ड का भाव दिख सकता है। चलिए, ये तो आगे की बात है, लेकिन आज बीरेन जी 235 रुपए की गिरावट इस वक्त हम गोल्ड में देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली इसी भाव पर कोई ट्रेड बन रहा है क्या इंट्राडे के लिए? काफी बेजान मार्केट है, फिर भी हम इसकी ब्रॉड रेंज ऐसा मानते हैं कि 47,300, 48,200, 300 यानी 700-800 की रेंज में मार्केट लॉक हो चुका है। तो 47,600 के आसपास यहाँ से 100 रुपये नीचे 50 रुपये नीचे बाई किया जा सकता है। छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए 47,300 का। टारगेट भी वैसे थोड़ा रिजनेबली होना चाहिए,
74800 का यानी 48,000 के आसपास का लंबा यहाँ कोई तेजी मंदी फिलहाल दिख नहीं रहा। ओके, ठीक है। अनुज जी, आपसे मैं चांदी के ऊपर पूछना चाहता हूं कि आज शाम के कारोबार में चांदी पर आपका व्यू क्या है और क्या चांदी में अभी शॉर्ट करना, बेचना ठीक रहेगा क्या? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, चांदी और सोने में देखें तो एक कंसोलिडेशन फेस रहा है और आज भी हम देखें तो मॉर्निंग से एक डिप लेने के बाद मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट हुआ है। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो वहाँ पर इतना कोई बड़ा गिरावट नहीं है। वहाँ पर अभी हम देखें तो $26 के आसपास सिल्वर चल रहा है और गोल्ड $1800 के आसपास चल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन रुपी के स्ट्रेंथ लेने की वजह से रुपया यहाँ पर स्ट्रांग हुआ है, उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में भाव नीचे आए हैं। मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन में मार्केट एक टाइट रेंज में रहेगा क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट डेटा यूएस में नहीं आना है और मार्केट भी कंसोलिडेशन में है, तो ज़्यादा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर ट्रेड लेना है किसी को तो थोड़ा डिप अगर आए 68,600 के आसपास, ऑलमोस्ट 150-200 रुपये नीचे है, तो वहाँ खरीदारी करें। एक 68,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 69,200 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मतलब अगर हम देखें तो 400-500 रुपये की जो मोमेंटम है सिल्वर के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक ब्रॉड रेंज के अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक ब्रॉड रेंज के अंदर ट्रेड लिया जा सकता है, ये राय आपकी चांदी पर है। बीरेन जी, क्रूड का मार्केट भी आज दबाव में है सर, और ये दबाव और बढ़ता जा रहा है। अभी करीब 1.5% नीचे है, 5500 के नीचे आ गया है और अभी भी उत्पादन बढ़ने को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। उसके बाद भी कच्चे तेल में दबाव है और ये दबाव इसलिए है क्योंकि सप्लाई की कमी की खबर तो मार्केट ने डिस्काउंट किया था, लेकिन अब जिस डिमांड की उम्मीद थी, मतलब जिस रफ्तार से डिमांड बढ़ने की उम्मीद थी, वो उम्मीद थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिख रही है। कोरोना, कुछ देशों में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, तो डिमांड को लेकर एक बार फिर से चिंता आ रही है और इसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। तो आपके हिसाब से क्या कच्चे तेल में भी बेचकर चला जाए, क्या व्यू है आपका? आपकी बात सही है। स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया जो है, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, यहाँ डेल्टा वेरिएंट का प्रॉब्लम काफी है। कुछ जगह पे फुल लॉकडाउन आ गया, एक्सटेंड भी हुआ। अमेरिका में भी वैक्सीनेशन में जो स्पीड धीमी हो गई है, उसकी भी इफेक्ट आई है। तो मे बी यूरोप की भी जो अनलॉकडाउन है वो भी थोड़ी स्लो हो गई। तो वैसे भी ट्रेड थोड़ा फ्रोथी हो गया था, थोड़ा ज़्यादा चल गया था क्रूड, जो लास्ट अप्रैल में $5 वाला 75 तक हो गया। तो एक करेक्टिव सेल ऑफ है ये, मेजर चीज में कोई बदलाव नहीं है। तो ये सेल ऑफ का लाभ लेते हुए 55-50 के आसपास हम क्रूड में शॉर्ट जा सकते हैं। छोटा सा शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। 53-50 का टारगेट होना चाहिए, 56-50 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये राय हो गई आपकी क्रूड पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है अनुराग जैन का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब, पूछिए अनुराग जी। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल वकील साहब जी से है सर। सर ये चना सर नीचे में कितना नीचे जाएगा सर, और सर सोयाबीन और सरसों ऊपर में कितना ऊपर जाएगा सर, और ये किस भाव में खरीदना चाहिए ये दोनों कमोडिटी, और चना भी? चना, सोयाबीन और सरसों, बताइए बीरेन जी, चना, सोयाबीन और सरसों के ऊपर क्या आपका आउटलुक है? नीचे में क्या प्राइस आप देख रहे हैं और ऊपर में दाम कहां तक जा सकते हैं? चने में जब तक नाफेड की सेलिंग रुकती नहीं है, या तो नाफेड से कोई बाई सिग्नल नहीं मिलता, सपोर्टिव सिग्नल, तब तक मार्केट दबाव में रहेगा, क्योंकि यहाँ नाफेड किंग मेकर की भूमिका में है। सोयाबीन डेफिसिट की स्टोरी है, क्योंकि नया माल आने में अभी भी 2-3 महीना, कम से कम 3 महीना लगेगा, और बारिश का प्रगति थोड़ा अनइवन है। सरसों की बात करें तो यहाँ इनफ मटेरियल है, और इम्पोर्टेड पाम ऑयल का जो अलाउ कर दिया गया है। तो लंबी स्टोरी सरसों में ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड तेजी का मन नहीं है मेरा। ओके, अगला सवाल है ताराचंद का, पूछिए ताराचंद जी। सर मेरा सवाल है वकील जी से, सर कैस्टर सीड पे करंट मार्केट से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, और एक सर सवाल है कि ये कैस्टर सीड में रुपये में तेजी मंदी से क्या भाव में फर्क पड़ता है? बताइए बीरेन जी, दोनों सवालों का जवाब। करंट लेवल से
लाइटली आप छोटे मुनाफे के लिए तेजी में जा सकते हो। कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट्स काफी बढ़िया रहा है पिछले 2 महीनों में, और ये मई का एक्सपोर्ट्स, जून का एक्सपोर्ट्स काफी अच्छा रहा। इसकी रेंज टेम्पररी हम 52-20, 55-50 के आसपास मान सकते हैं। 55-50 के आसपास इसका रेजिस्टेंस आएगा। तो अगस्त महीने में आप फिलहाल छोटे स्टॉप लॉस से 52-20 के स्टॉप लॉस से बाय साइड में जा सकते हो। बट ये एकदम स्लो तेजी है, तो जल्दी रिटर्न, जल्दी मुनाफा नहीं देगी। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी कैस्टर के ऊपर। अनुज जी, मेटल मार्केट में आज की कोई पिक है आपकी जहां पर आपको लगता हो कि इस वक्त ट्रेड लिया जा सकता है बेस मेटल में? मृदुल जी, कॉपर में हम खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 722 के आसपास। 717 का स्टॉप लॉस लगाएं, 729 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। हमने मॉर्निंग से गिरावट आते हुए देखी और मार्केट इस टाइम टेक्निकल चार्ट पर ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक बाउंस बैक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लिया जा सकता है। तो कॉपर के अंदर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, संदीप है हमारे साथ, संदीप जुड़ रहे हैं, पूछिए संदीप जी। हाँ जी, राजस्थान से गुड इवनिंग सर। हाँ सर, ये अपने जी, सब को इस हफ्ते में कितना हाई करेगा सर? तो क्या क्या किस बारे में पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, सरसों के बारे में इस हफ्ते क्या इतना अच्छा, हाई जाएगा? मस्टर्ड, सरसों के बारे में, ओके। अच्छा, अभी इनफैक्ट हमने सरसों की बात की भी थी। अनुज जी, आप बताइए आपका व्यू क्या है सरसों के ऊपर? बहुत तेजी मंदी आई है सरसों में, क्या प्राइस अभी आप देख रहे हैं आगे? देखिए, पिछले हफ्ते हमने इसमें गिरावट देखी थी, आज थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है। मुझे लगता है कि ज़्यादा तेजी आप देखने को नहीं मिलेगी। जो इसमें लास्ट वीक हाई बनाया था करीबन 7,291 का, वो मुझे लगता है कि हाई यहाँ पे मेंटेन रहेगा। और जो हम देख रहे हैं डाउन साइड, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाव नीचे आ सकते हैं, जो कि नीचे करीबन 6,700 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो सरसों के अंदर हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो सेल ऑन राइज का रहेगा। खरीदारी हमें लगता है कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ही लेना चाहिए। अच्छा, बलवीर सिंह हैं हमारे साथ, अगला कॉलर। बलवीर सिंह साहब, पूछिए। सर, जिंक और निकल में सेल कर सकते हैं? जिंक और निकल में क्या बिकवाली कर सकते हैं, ये आप जानना चाहते हैं? बताइए बीरेन जी, जिंक और निकल में क्या अभी शॉर्ट करने का मौका है? क्या करना ठीक रहेगा या अवॉइड करें अभी? इसको शॉर्ट सेल अवॉइड करना चाहिए। चाइना ने जो रिजर्व रेट कट किया है, CRR कट जो किया, मींस वहां वो वापस लिक्विडिटी सपोर्ट के पॉलिसी में वो आ गए हैं। तो हल्की फुल्की तेजी दोनों काउंटर में, क्योंकि दोनों काउंटर में सप्लाई साइड का शॉर्टफॉल है थोड़ा। अच्छा, ठीक है, ये राय हो गई आपकी कि अभी क्या करना चाहिए जिंक और निकल में। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस में अनुज जी, अभी कोई पोटेंशियल आपको दिख रहा है ट्रेड का? देखिए, लास्ट वीक भी हमने देखा था कि एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी और अब ये 280 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सेलिंग यहाँ पर आते हुए देखते हैं। तो हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सेलिंग का रहेगा। करीबन 273 के आसपास और हम लोग करंट रेट के आसपास बिकवाली करें। 278 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 263 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस में ओवरबॉट होने की वजह से जो यूएस का वेदर है वो भी अब थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा डिमांड कंसर्न यहाँ पर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भावों में कुछ सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो नेचुरल गैस में बिकवाली का ट्रेड हमें लगता है कि यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है मुन्ना का। मुन्ना जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए मुन्ना जी। मेरे पास 100 किलो मेहनता ऑयल है। हेलो, अच्छा जी जी जी, सुन रहा हूँ। मेरे पास 100 किलो मेहनता। ठीक है, मेंथा पर आपका सवाल है, बताइए बीरेन जी। मेंथा में क्या करना चाहिए सर? मेंथा के दाम बढ़ेंगे क्या अभी? थोड़ा अपटिक इसमें आया है। इसमें अपसाइड की ऑब्जेक्टिव पहली 1022 की, दूसरी 1030 2020 और 1022 और 1030 की है। 981 के स्टॉप लॉस से इसमें बाय साइड होल्ड करनी चाहिए, या अगर नहीं कोई नई बाइंग नहीं है, फ्रेश पोजीशन लेना है, तो करंट भाव से यानी 995 के आसपास बाय किया जा सकता है। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल कॉपर में रहेगी। कॉपर में करंट रेट से खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 717 का लगाएं। टारगेट 729 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल वीरेन जी। अगस्त रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में 1280 के आसपास बाइंग करें। 1320 का टारगेट रहेगा और 1265 1265 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी। वहाँ बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 263 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, वीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।